कि पहली बात तो उसका ये था कि धन को लूटना, दूसरी बात थी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा जो इसका तात्कालिक कारण था वो क्या कारण था उसको हम थोड़ा समझ लेते। तो समझने के लिए थोड़ा सा हमें भूगोल में जाना पड़ेगा। आपको ये बताया कि अरबी व्यापारी जो हुआ करते थे वो व्यापार किया करते थे, और इसी व्यापार के क्रम में इराक का एक शासक था। इराक में, यहाँ इराक नहीं, ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है लगभग सिंध नाम है इस जगह का। क्या नाम है? सिंध। और ये है आपका श्रीलंका। क्या नाम है इसका? श्रीलंका। तो इराक का शासक अल हज्जाज जो था उसका जहाज यहाँ से होते हुए अरब सागर से होते हुए जा रहा था, यानी व्यापार करने के उपरांत दक्षिण पूर्व एशिया के आसपास व्यापार किया होगा उन्होंने। और वो जहाज श्रीलंका से होते हुए जब सिंध वाले क्षेत्र में पहुंचा, ये एक जहाज नहीं, ऐसे बहुत से जहाज जाया करते थे उस समय के दौर में, यानी व्यापार हुआ करता था। तो जब ये जहाज यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे समुद्री लुटेरे रहा करते थे, तो जो जहाजों को कैप्चर कर लिया करते थे और लूटते थे जहाजों को। तो इराक का जो खलीफा था अल हज्जाज शासक, उसका दामाद था और भतीजा भी था मोहम्मद बिन कासिम, यानी अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम। तो पहले तो अल हज्जाज ने जो यहाँ पे उस समय का जो शासक था भारत पे, उस समय सिंध में शासक जो था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था इसका? दाहिर। और दाहिर एक हिंदू शाही शासक था। कैसा शासक था ये? हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही वंश का शासक था ये दाहिर, जो कि काफी नाकारा था, दूरदर्शी भी था, शुरा और सुंदरी में खोया रहता था, ठीक है। हिंदू शासक जरूर था, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजा लगभग सभी ऐसे होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो इस्लामिक हो चाहे वो हिंदू का हो, कोई भी शासक हो, उससे क्या प्रभाव पड़ता है, राजा तो होते ही ना। तो वो अदूरदर्शी प्रकृति का आदमी था। तो अल हज्जाज ने दाहिर से कहा कि देखो साहब, हमारे जो जहाज है वो लूट लिए जाते हैं आपके यहाँ पे, तो इसकी जो वसूली है इसके लूटने की, तो इसको आप कंट्रोल करें, और जो हमारा जहाज लूटा गया है इसकी राजस्व की वसूली आप हमें कर करके दें। तो दाहिर बोले, हम आपके गुलाम हैं क्या? हम क्यों करें? क्योंकि वो इस्लामिक थे और ये हिंदू शाही वंश के थे, तो विरोध होना स्वाभाविक था। तो इन्होंने क्या किया कि वो उसका कहा नहीं माना, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं, और फिर ये कहकर के आराम से अपने सुरा सुंदरी में खो गए, आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे बढ़िया से। तो अल हज्जाज ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम कि तुम जाओ भारत से, और भारत से दाहिर नाम का जो शासक है वहां से राजस्व की वसूली कर करके लेके आओ, जो हमारे जहाज वहां पे लूटे जाते हैं। तो इसी कारण से जो तात्कालिक जो कारण बना जाकर के, वो क्या बना जाकर के, इराक के शासक अल हज्जाज, इराक के शासक अल हज्जाज के जहाज का समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा जाना, ये तात्कालिक कारण बनता है। और इसके परिणाम स्वरूप, इसके प्रभाव से इसकी भरपाई करना जो उसने दाहिर से कहा था कि आप करें, जो कि दाहिर ने नहीं की। और इसी संदर्भ में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, 17 वर्ष की आयु थी लगभग उसकी, और उसने भारत में पहला आक्रमण कर दिया। तो उस समय का राजा कौन था? जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला आक्रमण किया, उस समय कौन राजा था यहाँ पे? दाहिर, हिंदू शाही वंश का शासक था दाहिर। इसी क्रम में इसका देवल बंदरगाह है सिंध प्रांत में, एक जगह है ठट्टा, और इस ठट्टा में एक जगह है रेवरा करके एक जगह है, और इसी में एक बंदरगाह है देवल बंदरगाह।
इसी रेउरा का एक युद्ध होता है किसके किसके बीच में, रेउरा का युद्ध होता है किसके किसके बीच में, दाहिर के बीच में और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें दाहिर मारा जाता है। कौन मारा जाता है? दाहिर मारा जाता है। और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है जय सिंह। क्या नाम था इसका? जय सिंह। यह है जय सिंह। बाद में ये ब्राह्मणाबाद चला गया। इसकी जब दाहिर जब मारा गया तो इसकी विधवा रानी कहीं होगी, जो रानी नहीं तो विधवा हो गई। तो ये जय सिंह वहां का शासक, रेउरा का शासक जो था ये है, अपनी मां को सौंप करके ब्राह्मणाबाद चला गया। कहां पे? ब्राह्मणाबाद चला गया। ब्राह्मणाबाद चला गया और ब्राह्मणाबाद में ही वहां के जो नगरीय जो लोग थे, जो नगर के लोग थे, उन्होंने इसके साथ विश्वासघात कर दिया। और विश्वासघात होने के कारण यहां पर भी मोहम्मद बिन कासिम ने इसको हरा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? इसको हरा दिया। और हराने के क्रम में इसकी एक दूसरी रानी थी, इसकी दाहिर की। दाहिर की दूसरी रानी थी जिसका नाम था लाड़ी। और दो पुत्रियां थी, एक थी सूर्य देवी और एक थी परिमल देवी। तो लाड़ी, सूर्य देवी, परिमल देवी, इन सभी पे कब्जा कर लिया। और एक वहां का जो कोष था, जो धन का जो कोष होता है, उस पे भी कब्जा कर लिया। देखिए, जब कोई भी युद्ध होता है और कहीं भी युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो वहां की महिलाओं को होता है। देखिए, यदि कोई क्षेत्र जीता जाता है तो वहां की महिलाएं या जो है वो सभी जो जीतता है उसके कब्जे में आ जाते हैं। और यदि कोई, और जो हारने वाला जो राष्ट्र है, यानी दोनों ही राष्ट्रों में नुकसान है। वो जीतने वाला तो फायदे में रहता है, लेकिन जो हारने वाला राष्ट्र वो हर तरीके से नुकसान में रहता है। किस तरीके से कि एक तो पहली बात तो ये है कि युद्ध में उसके जो पति होंगे या भाई होंगे या बेटे होंगे वो मर जाते हैं। और उसी क्रम में उनकी अपनी खुद की स्थिति संकट में पड़ जाती है। उनकी मृत्यु तो नहीं होती, ठीक है, वो मारते नहीं। जो भी शासक जितने वो मारेगा क्यों भाई, वो मारता नहीं है। उनका बलात्कार करना, अत्याचार करना, ये सब सारे कार्य करते हैं, ठीक है, जीतने वाला जो भी होता है। तो इसी क्रम में लाड़ी पे और सूर्य देवी पे और परमल देवी पर भी अधिकार कर लिया किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये पहला आक्रमण रहा आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर। और इसी के साथ ही साथ में क्या हुआ कि भारत पर, हालांकि पहले भी आक्रमण हुए थे लेकिन वो आक्रमण जो सफल नहीं रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया? अरबियों ने किया और मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ये अरबी था। कौन था? अरबी। इसके बाद में यदि हम आगे की ओर देखें तो यदि युद्ध हुआ तो फिर उसके कुछ परिणाम भी रहे होंगे, कुछ प्रभाव भी तो पड़े होंगे। तो क्या क्या प्रभाव पड़े हम थोड़ा उनको भी देख लेते हैं, फिर लिखते हैं इकट्ठा से। ये समझ में आ रही बात? जब कोई भी युद्ध होता है, युद्ध हो या संस्कृति का मेल मिलाप हो, तो क्या होता है कि युद्ध हो गया, हो गई, सारी स्थापित हो जाता है एक तरीके से। फिर क्या होता है कि कल्चरल यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, व्यापार का प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो यदि हम प्रभावों के रूप में देखते हैं, यदि हम इस युद्ध का यदि हम प्रभाव देखते हैं तो प्रभाव क्या पड़ता है जाकर के, पहली बात हम इसको समझ लेते हैं। पहला प्रभाव क्या पड़ता है? जिस उद्देश्य के साथ में आया था, तो भारत में पहली बार इस्लाम का आगमन। किसका आगमन होता है? इस्लाम का आगमन होता है। पहला प्रभाव तो यही पड़ता है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है कि भारत अरब के बीच में, भारत व अरब के बीच में ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, व्यापारिक आदान प्रदान होता है।
एक प्रभाव ये हो गया। तीसरा प्रभाव क्या पड़ता है कि भारत में सबसे पहले, हालांकि ऊंट का उपयोग तो भारतीय पहले ही करते थे, लेकिन ऊंट पालने की जो प्रथा लेकर के आए वो कौन लेकर के आए? अरबी लेकर के आए। कौन लेकर के आए? अरबी लेकर के आए। और उसके बाद में भारत में खजूर की खेती का प्रारंभ किसने किया? अरबियों ने ही किया। भारत में खजूर की खेती का प्रारंभ किया जाने लगा इन्हीं के आक्रमण के परिणाम स्वरूप या इस युद्ध के प्रभाव के परिणाम स्वरूप। और उसके बाद में एक कर का आपने नाम सुना होगा जिसे कहते हो जजिया। क्या कहते हो उसे? जजिया। भारत में जजिया कर को लाने वाला जो पहला आक्रांता था वो कौन था? यही मोहम्मद बिन कासिम था। जजिया बेसिकली क्या होता था? ये मुस्लिमों पे ना लग करके ये गैर मुस्लिम लोगों पे लगता, जो गैर संप्रदाय के लोग होते थे उन पे लगता था, गैर मुस्लिमों को लगता था ये कर। और इसके बाद में यहाँ पे जब ये मोहम्मद बिन कासिम आया तो इसने एक प्रशासनिक व्यवस्था भी स्टैब्लिश की यहाँ पे और कुछ मुद्राएं भी जारी की। तो ये जो मुद्राएं जारी की इन्हें क्या कहा गया? दिरहम। क्या कहा गया इन्हें? दिरहम। यानी जो मुद्राओं को क्या कहा गया? दिरहम। ज्ञान के क्षेत्र में यदि हम बात करें, ज्ञान के क्षेत्र में यदि हम बात करें क्या होता है, तो आपके यहाँ प्रचलित थी कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली भारत से ही अरब पहुंची। कहां पे पहुंची? अरब पहुंची। और अरब से होते हुए यह प्रणाली कहां पे पहुंची? यूरोप पे पहुंची। कहां पे? यूरोप पे पहुंची। और फिर यूरोपवासी ये कहते हैं कि हमने दुनिया को सभ्य बनाया। ठीक है, हमारा ही तो लेकर के गए ना भाई। दशमलव प्रणाली जो आर्यभट्ट ने दी थी। किसने दी थी? आर्यभट्ट ने दी थी। और इसको कौन अरब में पहुंची? इसी के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से, और अरब से यूरोप में पहुंची ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या केवल ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमने ही दिया कुछ अरबों को दिया कुछ लिया भी है? ठीक है, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि अरबों से हमने बहुत कुछ लिया भी है। जैसे पहला यदि हम बात करें तो ये हमने क्या लिया उनसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में? मानसून शब्द से हम लोग परिचित हुए। किससे? मानसून शब्द से परिचित हुए, क्योंकि अरबी शब्द मौसम से ही निकलता है। अरबी शब्द मौसम का ही जो हिंदी अनुवाद है वो क्या है? मानसून है। ठीक है, और मानसून का मतलब क्या होता है कोई बताएगा जरा मुझे? आप तो मैंने पढ़ा दिया ना भारत का भूगोल, अभी तो बताओ जरा कि अब कैसे क्या हमें भी कुछ बताओ, क्या भी जिला ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। मानसून की बताओ जरा है, बताओ जरा। ये बारिश आज वगैरह तुम्हारे तो फिर मानसून के। हां तुम बताओ। कई सालों से इतना बैकर उसका अध्ययन करना है। एक वर्ष में ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। और भारत में जो मानसूनी खबरें चलती है कितने प्रकार की चलती है? दो प्रकार की, एक उत्तर पूर्वी और एक तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो हमने मानसून शब्द को इजाद किया अरबों से। और इसके बाद में हम दूसरी चीज की बात करें कि भारत में जो हमने अरबों की जो मुख्य चीज सीखी वो क्या थी? मानचित्र का ज्ञान, नक्शा प्रणाली, यानी मानचित्र का जो ज्ञान है वो हमने किससे लिया? अरबों से सीखा। तो कुल मिलाकर के इतने प्रभाव रहे। आपसे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। जैसे जजिया को सबसे पहले कौन लेकर के आया? मोहम्मद बिन कासिम लेकर के आया। और इसी प्रकार में मानचित्र प्रणाली कौन लेकर के आया? अरबी ही लेकर के आए। और इसके बाद में मानसून शब्द कौन लेकर के आया? अरबी ही लेकर के आए। तो इतने प्रभाव रहे हैं। खजूर की खेती, ऊंट पालन, ठीक है, इस्लाम का आगमन भी हुआ। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रहे हैं काफी। जब कोई भी युद्ध हो या कुछ भी हो तो उसमें कुछ ऐसे चीजें होते रहते हैं। ठीक है, अब
मुल्तान अभियान। तो मुल्तान पे, अरे इधर देखो जरा, इधर 712 ईस्वी पे इसने कहां पे आक्रमण किया? सिंध में। कहां पे आक्रमण किया इसने? सिंध में। और 713 ईस्वी में, 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। कहां पे आक्रमण किया? मुल्तान पे। ऐसा कहा जाता है कि इसे यहां से यानी मुल्तान से इतना धन प्राप्त हुआ कि इसने इसका नाम रख दिया गोल्डन सिटी, यानी स्वर्ण नगरी नाम रख दिया इसका। स्वर्ण नगर नाम रखा इसने इसका। समझ लो कितना धन था, इसी को चिड़िया भी था, है ना। यहाँ से अधिक मात्रा में इसको धन प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम इसने रख दिया स्वर्ण नगरी या फिर गोल्डन सिटी नाम रख दिया इसका। फिर उसके बाद में लगभग 714 ईस्वी में, 714 ईस्वी में इराक के शासक अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। इराक के शासक अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है और ये वापस चला जाता है। वहां पे से वापस बुला लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इराक के शासक अल हज्जाज की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका आक्रमण रहा और इसकी वापसी रही, ठीक है। हम मुस्लिम आक्रांताओं में मुख्य रूप से 2-3 शासकों को देखते हैं। एक है आपके अरबी, एक है कौन? अरबी। अरबी में अभी हमने देख लिया कौन? और ये लगभग 712 ईस्वी के आसपास करता है आक्रमण। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं तुर्की। कौन देखते हैं? तुर्की में जो पहला हम लोग देखेंगे महमूद गजनबी। महमूद गजनबी यह लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आक्रमण करेगा। और उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी यह लगभग 1175 के आसपास पहला आक्रमण करेगा। मोहम्मद गोरी 1175 के आसपास पहला आक्रमण करेगा, ठीक है। देख रहे हो जरा, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने के समय में कितना अंतर है? लगभग 175 साल का अंतर। ऐसे नहीं आया तुम लोग कहे तो गजनबी आया फिर क्या मोहम्मद गोरी आया, लेकिन समय काफी लिया था। देख रहे हो लगभग 200 साल, लगभग 200 साल का अंतर रहा। 200 साल में तो पीढ़ियां बदल जाती ना, एक पीढ़ी बदल जाती है, ये नहीं होगी ना। तो देखो जरा, हेडिंग डालो आप मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के बाद में पहली हेडिंग आप लोग डालें भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत का अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण लिखना। भारत में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण की जानकारी अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। चचनामा नहीं लिख पाओगे? अरे चचनामा नहीं लिख पाओगे, चचनामा से मिलती है। और ब्रैकेट में लिख लेना 1216 ईस्वी के आसपास लिखी गई। 1216 ईस्वी के आसपास की पुस्तक लिखी गई, चचनामा से मिलती है। अब लिखना नहीं है, 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में इराक के शासक अल हज्जाज इराक के शासक अल हज्जाज के भतीजे व दामाद मोहम्मद
कासिम ने 17 वर्ष की आयु में 17 वर्ष की आयु में भारत के सिंध प्रांत में सिंध प्रांत में पहला सफल आक्रमण किया। इससे पहले भी हुए थे लेकिन वो सफल नहीं रहे। पहला सफल आक्रमण किया। और कहां पर किया था? सिंध में भी कहां पे किया था? ठट्टा नामक स्थान था। कौन सा स्थान था? ठट्टा। और देवल बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह था? ठट्टा स्थान था और देवल बंदरगाह था। और इस युद्ध को रेउरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। रेउरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यह रेउरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ था। और राजा दाहिर हिंदू शाही शासक थे, हिंदू शाही वंश के शासक थे। और हारा कौन था? दाहिर। और हारा था दाहिर। भैया देवल बंदरगाह इसके बाद कौन सी जगह? रेउरा जगह है। रेउरा का ये कारण देखो क्या कारण रहे थे। पहला लिखना कारण देखो। कारण मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने के पीछे क्या कारण? तो पहला लिखना धन लूटना। ये मैंने नहीं लिखाया आपको कि 570 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने इसका उदय किया। फिर उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी 632 ईसा पूर्व में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके बीच में जो युद्ध हुआ, उन युद्ध के परिणाम स्वरूप उन्होंने ईरान में, स्पेन में और जो उत्तरी अफ्रीका में इन सारे क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था। और इसी से प्रोत्साहित होकर के इन्होंने क्या किया? इनकी नजर भारत पे पड़ी और यहाँ पे आक्रमण कर। ये मैंने लिखाया नहीं है लेकिन ये मैंने एक पृष्ठभूमि बनाई थी आपको समझाने के लिए कि आखिर किस तरीके से ऐसे तो नहीं हुआ होगा ना कि मोहम्मद बिन कासिम को सपना हुआ हो कि चलो आज आक्रमण करते हैं तो करके उठा। ऐसा नहीं ना, उसकी वजह नहीं होगी। और जो कारण थी वो मैंने आपको बता दिया। एक तो था इनका धन की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और जो तात्कालिक कारण बना 1857 की क्रांति की जरा जैसे को कारण बन गया था, चर्बी वाला कारतूस बन गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपका तात्कालिक कारण बना वो क्या था? इराक के शासक अल-हज्जाज की जहाजों का समुद्री लुटेरों के द्वारा लूटा जाना और उसके एवज में राजा दाहिर से राजस्व वसूली मांगना, यानी उनका मुआवजा मांगना उसके जहाजों की। ये उसका तात्कालिक कारण था जिसे राजा दाहिर ने नकार दिया था। और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अपने दामाद और भतीजे को मोहम्मद बिन कासिम को कहां पे भेजा? दाहिर पे आक्रमण करने के लिए भेजा, सिंध में। ठीक है, ये पूरा था। लिख लो कारण को। पहला लिखना धन प्राप्ति। पहला लिखो धन प्राप्ति। दूसरा लिखो इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार। फिर लिखना इसका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण देखो क्या था? इराक के शासक अल-हज्जाज के समुद्री जहाज को देवल बंदरगाह में और देवल बंदरगाह के ब्रैकेट में लिखना सिंध प्रांत। और सिंध कहां पे है? पाकिस्तान में है। कहां पे है? पाकिस्तान में। लिख लेना सिंध कहां पे है? पाकिस्तान में। ये भी लिख लेना, एक बार परीक्षा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
सिंध में समुद्री लुटेरों ने लूटा, समुद्री लुटेरों ने लूटा। हालांकि इसने बहुत से अभियान किए थे, ठीक है। यहाँ पे आक्रमण करने ऐसा तो होगा नहीं कि केवल इसने सिंध में ही आक्रमण किया, और भी आक्रमण किए होंगे, लेकिन वो उन सबका कोई उद्देश्य बनता नहीं है, सच्चा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। एक अभियान है मुल्तान अभियान, जिससे इतना लूटा कि अधिकतर मिलने निकला, उसका नाम क्या रख दिया, गोल्डन सिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से नगर को गोल्डन सिटी कहा, या कौन से नगर की स्वर्ण नगरी के रूप में स्थापना की, तो मुल्तान, ठीक है। तो लिख रहा है मुल्तान अभियान, मुल्तान अभियान, छोटी हेडिंग डाल देना, लिखना मुल्तान अभियान, मुल्तान अभियान, मुल्तान अभियान, मुल्तान अभियान लिखना। अधिक धन मिलने के कारण, अधिक धन मिलने के कारण, अधिक धन मिलने के कारण मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने इस नगर का नाम, इस नगर का नाम स्वर्ण नगर रख दिया, स्वर्ण नगर रख दिया। लिखना नेक्स्ट डाल लेना, मोहम्मद बिन कासिम की वापसी, मोहम्मद बिन कासिम की वापसी का कारण क्या था, अल हज्जाज की मृत्यु, 714 ईस्वी में अल हज्जाज की मृत्यु, ये इसकी वापसी का कारण था। 714 ईस्वी में, 714 ईस्वी में इराक के शासक अल हज्जाज की मृत्यु के कारण मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। इराक के शासक 714 ईस्वी में इराक के शासक अल हज्जाज की मृत्यु के कारण मोहम्मद बिन कासिम को 714 ईस्वी में कौन सी, मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया गया। अब लिखना अरबी आक्रमण के प्रभाव या परिणाम, अरबी आक्रमण के प्रभाव या परिणाम। पहला लिखो, भारत में इस्लाम का उदय, अरबी आक्रमण के प्रभाव या परिणाम, अरबी आक्रमण के प्रभाव या परिणाम, अरबी आक्रमण के प्रभाव या परिणाम। पहला लिखो, भारत में इस्लाम का उदय, भारत में इस्लाम का उदय अरब व अरब के मध्य, अरब व अरब के मध्य, अरब के मध्य संस्कृति, संस्कृति, व्यापार, व्यापार, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान, का आदान प्रदान, ऊंट पालने की प्रथा, ऊंट पालने की प्रथा, खजूर की खेती की, खजूर की खेती का प्रारंभ, खजूर की खेती का प्रारंभ, दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत, दिरहम, हाँ, दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत, एक दीनार मुद्रा भी है, दीनार किस साल में शुरू हुई थी, ठीक है। दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत, दिरहम नामक मुद्रा की शुरुआत, जजिया कर की शुरुआत,
कर की शुरुआत, यदि आप कर की शुरुआत और ब्रैकेट में लिखना गैर मुस्लिमों पर, किस पे पड़ता था? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। लिखना ज्ञान के क्षेत्र में, लिखना ज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में दशमलव प्रणाली को, दशमलव प्रणाली को, दशमलव प्रणाली को अरबियों ने भारत से सीखा, भारत से सीखा, अरबियों ने भारत से सीखा, और यह प्रणाली अरब होते हुए, और यह प्रणाली अरब होते हुए यूरोप पहुंची, यूरोप पहुंची। ब्रैकेट में लिखना अबेलार्ड नाम का एक व्यक्ति था, वो लेकर के गया था अरब से यूरोप की ओर। अबेलार्ड नाम का प्राणी था, ये लेकर के गया था, अरब से यूरोप पहुंचे। क्या करो जगह बाहर मत ध्यान दो। हाँ किससे कह रहे हो? अरे यार बाधा कौन बात? बाहर एक आईडी को कर दो ना यार, डर क्यों रहे हो? मैं ना यार दूर से कहना कि भैया बहुत मत करो। अरे बड़ा ध्यान, अरे इधर ध्यान लिखो यार। भारतीयों ने, ज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने, ज्ञान के क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने अरबियों से मानचित्र कला सीखी, मानचित्र कला सीखी। वह मानसून शब्द को ग्रहण किया, मानसून शब्द को ग्रहण किया। किससे? अरबियों से। किसने? भारतीयों ने। ठीक है, और भारतीयों ने क्या दिया? दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव प्रणाली किसने दी थी? आर्यभट्ट ने। किसने दी थी? आर्यभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट कितना है? अच्छा, अब कुछ चीजें ऐसी हुई कि जब आक्रमण हुए तो आक्रमण के क्रम में आपके साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसको तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब इन्होंने आक्रमण किया या इन्होंने अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर लिया तो इन्हें बहुत सारी धन संपदा के साथ ही साथ में बहुत सारा साहित्य भी मिला। तो अब ये ऐसे अनपढ़ तो थे नहीं, पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने ये सोचा कि चलो भाई अब जब ये साहित्य मिला है तो इसको खंगालते हैं, देखते हैं क्या है सारा कुछ, सारी चीजें। तो साहित्य के क्रम में क्या क्या विकास हुए, किस किस तरीके के, तो इससे थोड़ा सा देख लेते हैं कि साहित्य में बेसिकली जो यहाँ की जो पुस्तकें जो लिखी गई थी, यहाँ का जो साहित्य था उसका अरबी भाषा में अनुवाद। क्या हुआ? अनुवाद हुआ। पहले तो जानोगे तब ना लिखोगे, पहले इन्होंने जाना, उसके बाद ये देखा, फिर और जो आक्रांता है उसके बाद संरचनाएं भी की यहाँ पर, है ना। तो पहले तो जानना पड़ेगा ना भाई वहाँ की कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, साहित्य कैसा लिखा जा रहा है। साहित्य क्या बताता है? साहित्य बेसिकली आपकी उस दौर की या उससे पहले के दौर की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को बताना होगा। तो या वैज्ञानिक प्रगति कहाँ पे कैसे क्या कर रही है, ये सारी चीजें बताता होगा। तो साहित्य के क्रम में यदि हम बात करें, साहित्य के क्रम में यदि हम बात करें
जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता का भी अरबी में अनुवाद हुआ। पंचतंत्र का भी अरबी में अनुवाद हुआ। और एक पुस्तक और थी आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, इसका भी अनुवाद हुआ। और एक पुस्तक थी ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत हुआ खंडन खाद्य। खंडन खाद्य। इन सभी पुस्तकों का क्या हुआ? अरबी में अनुवाद हुआ। अल-फाज़री नाम का विद्वान था जिसने ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य का अरबी में अनुवाद किया। अल-फाज़री नाम का विद्वान था जिसने अनुवाद किया। बोलिए जरा। और जिस समय अल-फाज़री ने अनुवाद किया उस समय खलीफा क्या था? खलीफा कौन था? उस समय मंसूर था। कौन था? तो खलीफा क्या है? बेसिकली खलीफा समझते हो? अरे खलीफा समझते हो? क्या होता है? सबसे बड़ा बंदा इस्लाम धर्म में। सबसे बड़ा खलीफा इस्लाम धर्म इराक में खलीफा बोलते हैं। हाँ, एक तरीके से ये कहते हैं कि खलीफा जो शब्द है इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि यानी सबसे बड़ा पद जिसे कह सकते हैं एक तरीके से। इस्लामिक पद्धति में सबसे बड़ा पद कह सकते हैं कि पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि खलीफा का अर्थ क्या होता है, तो लिखना है इस साइड में लिखेगा कि पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि। ये लिख लेना जरा। लिखना साहित्य के सामने डेट लगा करके लिखना। साहित्य के सामने डेट लगा करके लिखना जरा। भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो ये कौन कौन सी पुस्तकें थी? लिख लेना जरा। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पंचतंत्र, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य। ठीक है। और ब्रह्मगुप्त व खंडन खाद्य का अनुवाद किसने किया था? अल-फाज़री ने। और उस समय इराक का बगदाद का शासक कौन था? मंसूर। या खलीफा कौन था? मंसूर। अच्छा बोल दें, लिखो जरा। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत नंबर 1 लिखना। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत। चरक संहिता। चरक संहिता बेसिकली कुषाण काल में थी। कुषाणों ने जब आक्रमण किया हमारे यहाँ उस समय की चरक संहिता। नेक्स्ट लिखना सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता लिखा हुआ है। सुश्रुत संहिता। फिर लिखना पंचतंत्र। पंचतंत्र। फिर नेक्स्ट लिखना लिखो जरा। अल-फाज़री ने लिखना। अल-फाज़री ने अल-फाज़री फाज़री नहीं बोलेंगे, फाज़री। ठीक है। अल-फाज़री ने जेड वाले जेड वाले नेक्स्ट लिखना। अल-फाज़री ने ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य। ब्रह्म सिद्धांत व खंडन खाद्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबी भाषा में अनुवाद किया।
का अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो इस प्रकार से भारत पर अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ और ये अध्याय भी आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो आप, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं यार। ठीक है, यहाँ तक मुझे पढ़ाना है। इंग्लिश आज मैं सोच के आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी तो पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी करा ही देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या ऐसे ही बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि भारत पर सबसे पहले किस जाति ने आक्रमण किया था, कौन सी प्रजाति ने आक्रमण किया था? तो अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। अरबों में भी किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। उस समय भारत में किसका शासन था? दाहिर का था। राजा कौन था? राजा दाहिर था। और राजा दाहिर कौन से वंश का शासन था? हिंदू शाही वंश का शासन था। किसका था? हिंदू शाही वंश का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने के पीछे तात्कालिक कारण क्या था? इराक के शासक अल-हज्जाज के समुद्री जहाजों का लूटा जाना और इसी के एवज में मुआवजा मांगना किससे? दाहिर से। और दाहिर ने सुना नहीं, क्योंकि वो नहीं समझता था तुम क्या हो क्या नहीं हो, और उसने कुछ जाना नहीं और समझा नहीं, और क्या किया उसने मना कर दिया। और मना करने के क्रम में और फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रश्न कि मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा? अल-हज्जाज। ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा कि दामाद था कि भतीजा था। ये तो मैं क्रम एक रिलेशन जोड़ने के लिए मैंने आपको दिखाया कि आखिर उसने किया क्यों आक्रमण कि आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी बात क्यों मान ली। बात यही है, दामाद भी रहना। ठीक है, तो भतीजा भी था, दामाद भी था, इस तरीके से सारी चीजें चलती है। तो यहीं से आप पूछेगा कि सांस्कृतिक आदान, बेटा शांत रहो, नहीं तो फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान के रूप में आपसे प्रभावों के रूप में इस युद्ध के प्रभावों के रूप में भी पूछ सकता है कि खजूर की खेती कौन लेकर के आया, ऊंट पालन कौन लेकर के आया, दिरहम नाम की मुद्रा कौन लेकर के आया, जलिया सबसे पहले किसने शुरुआत की यहाँ पे। ठीक है, और जो है इस्लाम, भारत में इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ किसके शासनकाल में हुआ। तो ये सारी चीजें भी है। ज्ञान विज्ञान दशमलव प्रणाली किसने किसने सीखी? तो अरबों ने भारतीयों से सीखी। हमने जो है अरबों से मानचित्र कला सीखी, मानसून शब्द लिया हमने उनसे। ठीक है, तो इस तरीके का, अरे भाई हमें गर्व होना चाहिए ना, ये हमारा गौरव का विषय है कि हमारी दशमलव प्रणाली जिसे आप पूरा विश्व यूज कर रहा है। ठीक है, जिसे यूरोप वासी कहते नहीं सकते। ठीक है, कि हम ही सर्वोच्च हैं। व्हाइट मैन बर्डन ऑफ थ्योरी जो लेकर के आए थे अंग्रेज। ठीक है, व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी क्या थी? वो ये कहते थे ना कि हम सर्वोच्च हैं, ईश्वर ने हमें गोरा इसीलिए बनाया है कि हम लोग तुम लोगों को सब बना सके। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी यही लेकर के आए थे ना। लेकिन उन्हें अपने इतिहास में झांकना चाहिए कि तुम हमारे यहाँ से लेकर के गए हो क्या? आर्यभट्ट के द्वारा बनाया हुआ दशमलव प्रणाली और ब्रह्मगुप्त के द्वारा लगाया गया ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, ये तुम लेकर के गए हो यहाँ से, तो तुम हमारे नकलची, हम तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? वो तो बख्तियार खिलजी ने उस समय नालंदा और उनको नष्ट कर दिया, नहीं तो इतना कुछ था कि वास्तव में। और आज भी वर्तमान समय में भी भारतीयों का ही डंका बज रहा है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, हमेशा ध्यान रखना। वो तो भारत में यहाँ पे कुछ इस तरीके की सैलरी नहीं मिलती, कुछ यहाँ की कुछ आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ लोग अमेरिका भागते हैं, कुछ लोग कहीं और भागते हैं। तो ज्ञान तो है ना आगे, वो अलग बात है, वो यूज और कोई कर रहा है। चाहे गूगल देख लो, चाहे कोई और कंपनियां देख लो, इनके सीईओ वगैरह कौन है? आज देखो ना, क्योंकि यहाँ पे परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है कि इंसान मेहनत करने के लिए विवश हो जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हालांकि देखो वैसे तो यूरोप माना जाता है कि यूरोप की जलवायु अच्छी जलवायु मानी जाती है इन सब मामलों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आदमी विवश होकर के मेहनत करना चाहता है। जैसे बिहार में चले जाओ, ठीक है, तो बिहार को यदि आप देखेंगे ना तो वहाँ का बच्चा काफी मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में करता है। ठीक है, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वो सब लोग। तो भारतीयों का ज्ञान विज्ञान कभी ऐसा नहीं रहा है कि हम लोग ज्ञान विज्ञान में कभी आगे नहीं रहे, हमेशा से आगे रहे। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, आगे भी बढ़ जाएंगे 2047 तक। तो
तो ये आपका एक चैप्टर सबमिट होता है और उसके बाद में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है भारत पर तुर्की आक्रमण। हेडिंग डालो आप लोग। देखो जरा, शांत हो भाई आप लोग बात करें। पहली बात तो ये है कि तुर्की कौन थे, तुर्की कौन थे, ये प्रश्न होता है। तो तुर्की बेसिकली यह है चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत में, चीन के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति मानी जाती है। बर्बर जाति मानी जाती है, कहते हैं कि ये काफी बर्बर लोग हैं, ये असभ्य लोग हैं, इस तरीके की जाति, लड़ाकू जाति है ये एक तरीके का। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता था, इनका जो मुख्य उद्देश्य है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो इसी क्रम में यदि हम तुर्की आक्रमण के क्रम में देखते हैं तो लगभग 932 ईस्वी की बात है, 932 ईस्वी की बात है। एक तुर्क सरदार हुआ जिसका नाम था अलप्तगीन। इस अलप्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, गजनी साम्राज्य की स्थापना की। यह गजनी कहाँ पे है वर्तमान समय में, कहाँ पे है ये, अफगानिस्तान में। कहाँ पे है ये, अफगानिस्तान में। इसलिए 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी भी किसे बनाया, गजनी को ही बनाया। किसे बनाया, गजनी को ही बनाया। उसके बाद में लगभग 977 ईसा पूर्व की बात है, 900 वो ईसा पूर्व ईस्वी की बात है, 900 ईसा पूर्व हो जाए, ठीक है। तो 977 ईस्वी की बात है। एक इसका गुलाम भी था और इसका दामाद भी था, गुलाम भी था और इसका दामाद भी था, जिसका नाम था शुबुक्तगीन। यह गजनी का शासक बनता है। किसका बनता है, गजनी का शासक बनता है। देखो 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की अलप्तगीन ने और 977 ईस्वी में शुबुक्तगीन जो कि अलप्तगीन का गुलाम और दामाद दोनों था, इसने गजनी का शासक बन गया। ठीक है, गजनी का शासक बन गया ये। इसने बेसिकली क्या किया कि हिंदू शाही शासक था, हिंदू शाही वंश का शासक था जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था इसका, जयपाल। जयपाल कौन से वंश का शासक था, हिंदू शाही वंश का शासक था। और ये कहां पे था, मुल्तान में। कहां पे था ये, मुल्तान में। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में पहला तुर्की आक्रमण जिसने किया वो कौन था, शुबुक्तगीन।
कौन था? शुभुक्तगीन। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? शुभुक्तगीन ने। लेकिन वह सफल नहीं रहा। लेकिन वह क्या नहीं रहा? सफल नहीं रहा। इस तरीके से देखा जाए तो मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी मतलब मुस्लिम तुर्की आक्रमणकारी कौन था? शुभुक्तगीन था। और यह क्या हुआ? एक तरीके से आक्रमणकारी था लेकिन सफल नहीं रहा। लेकिन इसी क्रम में क्या हुआ कि इसने आक्रमण किया। आक्रमण तो किया, इसने मुल्तान को जीत भी लिया। ठीक है, मुल्तान को इसने जीत भी लिया था। वो जो परिस्थितियां थी, कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां जयपाल के विरुद्ध हो गई। कुछ प्राकृतिक परिस्थितियां जयपाल के विरुद्ध हो गई। तो इस खेद में आकर के इस जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। जयपाल ने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। फिर उसके बाद में 977 के बाद लगभग बात है आपकी 998 की बात है। किसकी? 998 ईस्वी की बात है। इस 998 ईस्वी में 998 ईस्वी में इस शुभुक्तगीन का पुत्र जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है। किसका शासक बनता है? गजनी का शासक बनता है। आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी जरा ठीक ना। इधर दोबारा बता रहे हैं दामाद है। दामाद वाले बारे में गुलाम का दामाद है। अरे दामाद था और क्या? पहले गुलाम था फिर दामाद। पहले अरे आपको एक कहानी नहीं सुनाई थी? मोहम्मद गोरी वाली। अभी आगे तो सुन लेना। ठीक है। अरे भाई क्या होता तो बदनाम थे। देखो बेसिकली क्या था, देखो हम आपको बताएं। दास प्रथा जो थी, बेसिकली दास प्रथा यह पश्चिम में और इधर मध्य एशिया वाले क्षेत्र में अलग अलग थी तरीके की। जो पश्चिम में जो दास प्रथा थी उसका प्रभाव क्या था कि वहां पे कुछ अमानवीय घटनाएं घटित होती थी दासों के साथ में, जो नहीं होना चाहिए वो भी घटित होता था। लेकिन मध्य एशिया में ऐसा नहीं था। ये योग्यता के अनुसार देखते थे। ये लोग आदमियों को खरीदते थे और आदमियों को खरीदने के बाद उसमें योग्यता का विकास देखते थे, किस तरीके का उसके अंदर योग्यता है और उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करते थे। ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक दासी था जिसने खरीदा था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, ऐसे ही ये भी गुलामी था, दासी था। इसके बाद में अब हो सकता है कि परिस्थितियां रही होंगी कि अफेयर चला होगा। ठीक है, इससे तो डिनाई नहीं कर सकते। लड़की ने कहा होगा हम तो इससे प्यार करते हैं और अब इससे प्यार करते हैं तो शादी कर दो। अब शादी कर दी तो भाई तो शासक भी तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इतिहास में नाम होगा। नहीं, उसकी मृत्यु हो गई थी अल्पतदीन के कारण। वो बना था क्या हुआ? अल्पतदीन की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बना था। अब अल्पतदीन की ना, हाँ इसी कारण बनी गया यही जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के केस में हुआ था, वरती की नहीं हुआ था। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक तो देखो जरा चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा में निवास करने वाली चीन की उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली एक असभ्य व बर्बर जाति थी। एक असभ्य व बर्बर जाति थी। बर्बर, हाँ बर्बर क्या है? मान लो क्रूर थे काफी ये लोग। एक असभ्य व बर्बर जाति थी। इनका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना, इस्लाम का प्रचार करना और मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना।
प्रतिस्थापित करो। प्रतिस्थापित करो, ठीक है, लिखना नीचे लिखना। 932 ईस्वी में 932 ईस्वी में 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी और ब्रैकेट में लिखना अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी साम्राज्य की स्थापना की। गजनी साम्राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी गजनी को ही बनाया। गजनी को ही बनाया। 977 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 977 ईस्वी में अलप्तगीन का गुलाम व दामाद, अलप्तगीन के गुलाम व दामाद शुबुक्तगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम शुबुक्तगीन था जो सफल नहीं हो पाया। इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान के शासक जयपाल और जयपाल के ब्रैकेट में लिखना हिंदू शाही वंश। इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान के शासक जयपाल पर किया। ठीक है, अब लिखो 998 ईस्वी में 998 AD क्या बोलते हैं? ईस्वी, एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, ईस्वी, ठीक है। और बीसी क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व यानी कि बिफोर, जो प्राचीन भारत में पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में नहीं पढ़े हो तो क्या कहाँ तक नहीं पहुंचे हो? तो वो तो कह रहे पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं तो शुरुआत कहाँ से? ये बताओ जरा मुझे, कहाँ नहीं आते नहीं हो, शुरुआत कहाँ से की?
चलो अच्छा, एक और तुम नहीं पाओगे, ठीक है। लिखना 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में शुभुक्तगीन के पुत्र, शुभुक्तगीन के पुत्र, शुभुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने, ऐसे लिखना, महमूद गजनवी गजनी का शासक बना, गजनी का शासक बना। ठीक है, इसे बगदाद के शासक, बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह के द्वारा, अल आदिल बिल्लाह के द्वारा, अल आदिल बिल्लाह के द्वारा, बिल्लाह के द्वारा 3 उपाधियां दी गई, 3 उपाधियां दी गई। पहली लिखना यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला। दूसरा लिखो यामीन उल मिल्लाह, यामीन, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह। और उसके बाद में लिखना सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि। अब जहां पे लिखो ना सुल्तान की उपाधि, वहां पे ब्रैकेट में लिखना जरा, यह उपाधि धारण करने वाला, यह उपाधि धारण करने वाला, यह पहला तुर्की था, यह पहला तुर्की था। कहते हैं कि तीस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को हरा करके इसने यह सुल्तान की उपाधि ली थी। और ऐसा माना जाता है कि जब इराक बगदाद के खलीफा ने जब इसको सुल्तान की उपाधि दी, या ये जो 3 उपाधियां दी, तो इसी समय इसने प्रतिज्ञा की थी कि वह प्रतिवर्ष भारत में आक्रमण करेगा, प्रतिवर्ष वो भारत में आक्रमण करेगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में इसका पहला आक्रमण कब होता है? 1000 ईस्वी में। कहां पे? पेशावर वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो एक इतिहासकार है। अच्छा, इसकी अनुपाधियां भी, थोड़ा अनुपाधियां भी लिख लेना जरा, अनुपाधियां लिखना। हाँ, इसकी अनुपाधियां भी है जो पूछता है बहुत बार परीक्षा में। ये शायद 3 ना पूछे, 3 में से एक सुल्तान पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये जो 3 उपाधियां लिखाई है, इसमें सुल्तान आपसे पूछा गया है परीक्षा में एक बार। ठीक है, ये उपाधि किसने दी थी और कौन सी उपाधि थी और किसने ली थी पहली बार। ठीक है, इसकी अन्य उपाधियों में पहली उपाधि लिखना, इसे गाजी कहा गया। क्या कहा गया? गाजी, गाजी, गाजी कहा गया। गाजी बेसिकली क्या था कि मध्य एशिया में एक सैनिक जाति थी, एक लड़ाकू जाति थी, उसी के नाम पर इसे गाजी कहा गया। दूसरा, इसे बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा गया, यानी कि इसने जब आक्रमण किए तो बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा, तो इसीलिए इसे बुद्ध शिकन या फिर क्या कहा गया? मूर्ति भंजक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये परीक्षा का, ठीक है, ध्यान रखिए। इसे बुद्ध शिकन नहीं लिख पाओगे, बुद्ध शिकन, इसे बुद्ध शिकन या मूर्ति भंजक कहा गया। बुद्ध शिकन या
हाँ भैया भाई बुद्ध ही लिखे सा है। हाँ बुद्ध अब ता लिखे बुद्ध है। बुद्ध शिकर। हाँ अब बुद्ध किशन मत कर देना, बुद्ध शिकर और मूर्ति भंजक कहा गया। ठीक है, आगे लिखा। देखो ऐसा माना जाता है कि एक इतिहासकार थे सर हेनरी इलियट। सर हेनरी इलियट ये कहते हैं कि उन्हीं के अनुसार, ऐसा नहीं माना जाता है कि उसने कितनी बार आक्रमण किया, कैसे क्या हुआ, लेकिन सर हेनरी इलियट जो इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था, क्योंकि उसने अभी आपको पता है प्रतिज्ञा ली थी। जब बगदाद के शासक ने जब इन्हें उपाधियां दी तो उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिवर्ष भारत पे आक्रमण करूंगा। जैसे आपके यहाँ नेता नहीं जब बनते हैं जब मंत्री कि मैं संविधान की तहत रक्षा करूंगा। अब ये तुर्की थे ना, ये तुर्की थे, असभ्य थे, बर्बर थे, तो इनका एक ही उद्देश्य, लड़ाकू जाति के थे ये, तो इनका एक ही उद्देश्य है कि अपनी बल के दम पर सत्ता कब्जा करना। अब इन्हें भारत दूर से ही दिख रहा था, भारत दूर से दिख रहा था, तो भाई यहाँ पे तो करना तो बनता है। यहाँ पे हिंदू शाही उसका शासक है। ठीक है, तो लिखो जरा। इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार, हेनरी एलियट, इतिहासकार सर हेनरी एलियट के अनुसार, हेनरी एलियट के अनुसार, इतिहासकार सर हेनरी एलियट के अनुसार इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो जब 17 बार आक्रमण किए तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण भी तो रहे होंगे भैया, कुछ कारण भी रहे होंगे। तो वही है। देखो इधर देखो भैया, इधर देखो। यदि हम इसके कारणों की बात करें, यदि हम इसके क्या बोर हो रहे हो? नहीं कर रहे, छुट्टी कर दें? नहीं ना, तो बैठे रहो भी 3-4 घंटे होगा। ठीक है, तनाव ना लो। जीवन में पढ़ते रहोगे तो बढ़ते रहोगे, और यदि नहीं पढ़ोगे तो नीचे रहेगा। ठीक है, आ जाएंगे ना, समोसा दिलवा देना भैया सबको, समोसा दिलवा देना सबको। हाँ सही कह रहे हो। हम रात भर जगके भी आए, तुम्हारे लिए समोसे भी लेकर के आए। ठीक है, रात भर जगे आप। तुम्हें क्या पीना चाहिए कितना? क्या सीना में क्या होगा? आप दो ना जाओ। आंखों में पता चलता है, सीने में नहीं। जी बता, कोर्स में जाएंगे तो कोर्स में जाने का फिर क्या करेंगे? आगे तो कोर्स में जाने का फिर क्या करेंगे? नहीं बोलो, मतलब कोर्स में जाने का क्या हेल्प करेंगे आप? देश की रक्षा करें, देश की सेवा करें। नहीं क्यों नहीं आते? आते जरूर है, लेकिन देश सर्वोपरि, राष्ट्र पहले, व्यक्ति राष्ट्र नहीं। राष्ट्र की सेवा करनी है, आपको राष्ट्र की सेवा करनी है। हाँ याद करें को बीच में कट कर देंगे ना उत्तर। दे देंगे आपको।
कामयाब हुई, इनके कारणों में थोड़ा सा देखते हैं। देखो पहला तो यही है, क्या रहा होगा, धन, और दूसरा भी वही रहा होगा, इस्लाम का प्रचार प्रसार, और तीसरा जो मुख्य कारण था, इसका जो मुख्य कारण था कहाँ चला गया तुम? खड़ा ही होता है